Good morning. Today is 22nd of Feb 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट हम कुछ और डिस्कस करते हैं। देखिए आज 22 फरवरी है और यूपीएससी की नोटिफिकेशन जारी होने वाली है प्रीलिम के लिए। तो आपको जो फॉर्म भरना है बहुत ध्यान से भरना फॉर्म, और हो सके तो जल्दी भर देना। अपना जो ऑप्शनल वगैरह अगर जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट लेना है तो अपना ऑप्शनल वगैरह बिल्कुल ध्यान से चूज़ करना, क्योंकि मेंस के दौरान आप वो चेंज नहीं कर सकते। और इसके अलावा देखिए एक जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी प्रीलिम की और मेंस की तैयारी अब इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट करने का मतलब सिलेबस तो आप प्री का ही पढ़ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, एक आर्टिकल भी लिखा था वहाँ पे वेबसाइट पे। देखिए जब आप हिस्ट्री का पढ़ रहे हो, मान लो स्पेक्ट्रम बुक पढ़ रहे हो, तो स्पेक्ट्रम में आपको काफ़ी सारा डेटा याद करना है प्रील के लिए। मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए क्विट इंडिया मूवमेंट का, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें क्या है, इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स आएंगी कि रेडियो किसने स्टार्ट किया, उषा शर्मा, उषा मेहता, उन्होंने रेडियो स्टार्ट किया, कहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई, कौन से सेशन से स्टार्ट हुई। ये सब चीज़ें आती है प्रीलिम में लिए इंपॉर्टेंट। आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो इनको मत छोड़िए। अब मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूरा आपको ओवरऑल देखना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट किस कंटेक्स्ट में स्टार्ट हुई, तो आपको बताना पड़ेगा उस टाइम पे वर्ल्ड वार चल रहा था। पूरा कंटेक्स्ट आपको याद रखना है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देखनी है मेंस की। क्योंकि देखिए बात यह है कि कम से कम अब इन चीज़ों में मान लीजिए जो पेपर 1 है, मेंस का पेपर 1 है, ज्योग्राफी आती है, उसमें उसमें हिस्ट्री आती है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ऐसा ना हो प्रीलिम दे करके आपको ऐसा महसूस हो कि अभी तक तो हम प्री के नज़रिए से पढ़ रहे थे और अभी दोबारा से हिस्ट्री या फिर स्पेक्ट्रम जैसी बुक आप उठाओ अब मेंस के नज़रिए से पढ़ने के लिए। कम से कम ये चीज़ें आपकी दोनों तरीकों से तैयार होनी चाहिए, नहीं तो बाद में प्रीलिम के बाद में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा इस नज़रिए से। कोई भी चीज़ हो, अब मान लीजिए ज्योग्राफी की चीज़ है, अब ज्योग्राफी की कोई प्रीलिम के लिए आपको पढ़ना है तो आपको काफ़ी फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे इंडिया से रिलेटेड, ये माउंटेन्स वगैरह और जो ये रिवर्स वगैरह, बिल्कुल बेसिक डिटेल्स आपको याद करनी पड़ेगी, ट्रिब्यूटरीज भी याद करनी पड़ेंगी। तो उसके बाद में क्या है, लेकिन मेंस के लिए आपको ये जो पहाड़ वगैरह नदियाँ ये याद नहीं करनी। मेंस के लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट से फोकस करना है। चाहे वो अगर इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स पे फोकस करना है तो ये देखोगे कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ है, इंडिया में फ्लड्स क्यों आती हैं, कम क्यों आती हैं, इंडिया में क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। तो इस तरह की जो कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है, साथ साथ तैयारी करना हर एक चीज़ की, हर एक चीज़ की प्रीलिम प्लस मेंस की तैयारी करना। लास्ट के 1 महीने में छोड़ सकते हो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं। क्योंकि प्रीलिम के लिए आप तैयारी करोगे तो साथ साथ मेंस की तैयारी आपकी हो रही है, बस आपको 2 मिनट सोचने की जरूरत है। मान लीजिए आप एक पूरा टॉपिक पढ़ लो, हिस्ट्री का एक पूरा टॉपिक पढ़ लिया आपने, क्विट इंडिया का चैप्टर पढ़ लिया। अब फैक्ट्स दोबारा से जब रिवाइज करोगे तो फैक्ट्स पे फोकस करोगे, लेकिन बस 5 मिनट अलग से निकाल के ये भी सोच लो कि मेंस के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बस वहीं पे काम बन जाएगा, बस एक बार सोच लोगे तो। अब दूसरी बात ये थी कि देखिए हमारे इनिशिएटिव से हमने एथिक्स प्लान किया था और वो उसे हम नहीं डिस्कस कर पाए थे, और अभी भी हम उसे नहीं डिस्कस कर पाएंगे 1-1.5 महीने तक। 1-1.5 महीने के बाद एथिक्स स्टार्ट होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि सही में टाइम की बहुत कमी है 1-1.5 महीने तक अब आने वाले टाइम में। इसके अलावा मैंने और भी कुछ प्लान किया था, इंडिया एयर बुक प्लान किया था, लेकिन वो नहीं डिस्कस हो पाएगा आने वाले 1-1.5 महीने तक। और इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं हो पाएगा, मतलब वीडियो तो डेफिनेटली, न्यूज़पेपर तो हम डिस्कस करेंगे ही। और ये इस तरह से आप तैयारी करोगे, और अब टाइम आ गया है। देखिए स्लो एंड स्टडी विन द रेस, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया जैसे महेंद्र सिंह धोनी को आपने देखा होगा, जो लोग क्रिकेट देखते हैं तो वो सिचुएशन देख के खेलते हैं, जिस प्रकार से अगर जितने रन चाहिए होते हैं शुरू में आराम से खेलेंगे, जब लास्ट में लेकिन ज़्यादा रनों की आवश्यकता होती है तो काफ़ी ज़्यादा उसी ढंग से वो खेलते हैं। तो हमारे लिए भी वैसा ही टाइम आ गया है अभी, क्योंकि पहले काफ़ी देखिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिया, लेकिन अब जो है अब आने वाले 4 महीने हैं, अहम 4 महीने हैं। तो पूरा जितना आप आउटपुट दे सकते हो, 16 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा, ये सिर्फ नंबर्स हैं। मतलब कहने का मतलब है जितना आपका शरीर निकाल सकता है, कितना भी, ये नंबर्स पे मत जाइए कितना। ये बच्चे करते हैं ऐसे काम कि 8 घंटे पढ़ने से हो जाएगा, 6 घंटे से हो जाएगा। मतलब पहले मैं भी सोचता था ऐसा, हर एक शुरू में ऐसा ही सोचता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। अब प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब कुछ तो लोग ऐसे हैं कि पढ़े जा रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, बाद में बहुत अफसोस होता है। ऐसा नहीं कि पढ़े जा रहे हो, साथ में हमेशा रखो पुराने पेपर साथ में रखो, और देखो कि जो मैंने पढ़ा है और क्या उससे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर देखो क्यों नहीं हो रहे क्वेश्चन सोल्व, तो ये देखो क्या या तो मुझे याद नहीं रह रहा इसलिए नहीं हो रहे, या फिर जो मैंने पढ़ा है वो सफिशिएंट नहीं है। अगर सफिशिएंट नहीं है तो फिर किसी दूसरे सोर्स की तरफ जाओ। पूरा सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा पेपर सोल्व करने हैं, बहुत ज़्यादा। पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करना, उसके बाद में जो ये हमारे कोचिंग सेंटर्स हैं, 2-3 इसके अच्छे हैं, साफ साफ बताऊं तो कौन कौन से जिनके आपको सोल्व करने हैं। इनसाइट्स के सोल्व कर लेना, विजन आईएएस के सोल्व कर लेना,
और IS बाबा ही कर लेना। IS बाबा और इनसाइट्स में आपस में कंपटीशन रहता है, तो कंपटीशन रहता है तो इनसाइट्स और जितने मान लो क्वेश्चंस देगा तो IS बाबा सोचेगा कि उन्होंने इनसाइट्स ने ये कवर नहीं किए, तो कोशिश ये करना कि जितने ज़्यादा पेपर सोल्व करो उतने ज़्यादा करना, ठीक है। और उसके बाद में क्या, उसके बाद में तो मैं आपके साथ ही हूँ, मतलब जो भी दिमाग में आएगा शेयर करता रहूँगा। लेकिन कहने का बात ये है कि ये सारे जो व्हाट्सएप फेसबुक है इनको हटा दो, अब 4 महीने रह गए सिर्फ। बात यही है कि देखो मेहनत करेंगे तो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरे ना होने दिया हो। तो चलिए अब बहुत टाइम हो गया, अब डिस्कस स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया है डिस्कशन वाला। और एक जो बात ये है कि जो आप एक काम कीजिएगा, ये जो सारे हिस्ट्री वगैरह ये ज्योग्राफी है ना, ये सब कुछ बेसिक पढ़ के रखिएगा, मतलब थोड़ा सा आप बेसिक आइडिया लेके रखना। फर्स्ट अटैम्प्ट वालों को कह रहा हूँ, सेकंड वालों अटैम्प्ट वालों को तो पता ही होगा सब कुछ, फर्स्ट अटैम्प्ट जिन्होंने एक अटैम्प्ट ले लिया है, थोड़ा पढ़ के रखना। 1-1.5 महीने के बाद में कुछ खास टाइम लगता नहीं है, एक एक दिन की होती है ये। स्पेक्ट्रम एक दिन में डिस्कस हो जाएगी, ऐसे किसी दिन हम संडे को डिस्कस कर लेंगे, सुबह लगेंगे रात तक डिस्कस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, लाइव भी डिस्कस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत आप बस आप रिवाइज करके रखिएगा। और इन पे जो ये अपने आप जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो 2 लिंक्स हैं आपके पास में, एक onlyis.com वेबसाइट का, एक फेसबुक का। इन पे आप दोनों में से किसी ना किसी पे जुड़ जाना, सब्सक्राइब करना, कनेक्ट हो जाना, क्योंकि जो भी कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी आपसे तो इन वेबसाइट्स पे मैं या फिर फेसबुक के लिंक पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँगा, तो प्लीज़ इन पे आप सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो हमारी डिस्कशन है। ये देखिए आज के आर्टिकल कौन कौन से हैं। ऊपर जो आर्टिकल है वो हाफिज़ सईद से रिलेटेड है। हाफिज़ सईद जो कि एक आतंकवादी है पाकिस्तान के, अब पाकिस्तान ने इनको नज़रअंदाज किया है, और नज़रअंदाज का मतलब हाउस अरेस्ट किया है इनको, और इससे रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए गए हैं। साफ साफ क्वेश्चन नहीं आता कभी भी कि पर्टिकुलर हाफिज़ सईद या फिर मसूद अजहर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, भूल के भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि जैसे आया भी था इस बार मेंस में, कि जैसे हमारे इंडिया के जो नेबर्स हैं वो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, तो इंडिया का क्या रिएक्शन होना चाहिए। तो थोड़ा इसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है इस टॉपिक पे। नीचे का जो आर्टिकल है वो स्टेंट से रिलेटेड है। स्टेंट वो होते हैं जैसे आर्टरीज होती है ना, जो खून सप्लाई करती हैं हमारे हार्ट से लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, तो वो आर्टरीज कई बार कमज़ोर हो जाती हैं, तो हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो उन आर्टरीज को मजबूती प्रदान करने के लिए इन स्टेंट्स का यूज़ होता है। फिर इन स्टेंट्स की जमाखोरी यानी कालाबाजारी होती है, तो काफ़ी रेट्स आर्टिफिशियली बढ़ा दिए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड इस आर्टिकल को डिस्कस किया गया है। अच्छा आर्टिकल ये है। बीच का आर्टिकल है, फिलोसफिकल आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ऐसे के लिए और एथिक्स के लिए, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। और वैसे मेंस में नहीं यूज़ होगा, मतलब जो जनरल स्टडी के पेपर्स हैं 1, 2, 3 उनमें नहीं यूज़ होगा, एथिक्स में या फिर ऐसे में यूज़ होगा। बहुत अच्छा आर्टिकल है वैसे। ये अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री, उनका इंटरव्यू है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे हैं रिपोर्टर्स की डायरी, मतलब रिपोर्टर की कोई स्टोरी टाइप में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हाफिज़ सईद। हाफिज़ सईद कहाँ गया, ये आ गया, एक सेकेंड। हाफिज़ सईद यूएन की लिस्ट के हिसाब से भी एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं, और इन पर जो मुंबई में बम धमाके हुए थे, काफ़ी निर्दोष लोगों की जान गई थी उस टाइम पर, वो इन पर आरोप है कि उन्होंने यही बम धमाके करवाए, और इंडिया ने काफ़ी सबूत भी सौंपे पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान इन पर कार्रवाई नहीं करता। ये इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब काफ़ी प्रेशर के बाद में पाकिस्तान ने इनको हाउस अरेस्ट कर लिया है, इनको और इनके जो 4 साथी हैं उनको। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये सब कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान को अगर कोई कार्रवाई करनी होती हाफिज़ सईद पर तो वो पहले भी कर लेते, क्योंकि 2008 के बाद से ऐसी 4-5 बार ऐसा हो चुका है कि इनको हाउस अरेस्ट किया हो और बाद में छोड़ दिया गया हो, कोई केस इन पर चलता नहीं है, FIR नहीं लॉन्च होती। तो अभी जो पाकिस्तान ने यह डिसीजन लिया है वो शायद इस वजह से है, क्योंकि जो वहाँ पे अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो पाकिस्तान के टेरर फंडिंग रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करेगा, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये 1988 में आसपास में गठित की गई थी। ये ब्लैक मनी को रोकने के लिए, जो टेररिस्ट की फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए गठित की गई थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये डिस्कस करने जा रही है पाकिस्तान की टेरर फंडिंग से रिलेटेड इशू। तो पाकिस्तान अपनी साफ छवि दिखाना चाहता है शायद दुनिया को, तभी उन्होंने ऐसा एक्शन लिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो इनके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ है वो एक तरह से फिर से एक सिग्नल देना चाहते हों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि पाकिस्तान अब ठोस कदम उठा रहा है आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पे। लेकिन देखिए उनके खुद के पाकिस्तान में सहरान सिंध प्रोविंस में एक अटैक हुआ जिसमें 100 लोगों की जान गई। हमने डिस्कस किया था कि सूफी प्रोविंस में ये अटैक हुआ था, सूफी दरगाह पे सिंध प्रोविंस में।
तो पाकिस्तान की अभी आर्मी पे भी एक काफ़ी प्रेशर है, इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए जो हाउस अरेस्ट किया गया है हाफिज सईद को वो नेशनल इंटरेस्ट में है। तो ये पूरा आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल बाद में लास्ट में ये सजेस्ट करता है कि हमें भी दोस्ती का एक तरह से पहल करनी, दोस्ती नहीं बातचीत की पहल करनी चाहिए। मतलब दोस्ती तो एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि इस सिचुएशन में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यूरी अटैक हुआ था, हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए थे। बातचीत की बात कर रहा है ये आर्टिकल, कह रहा है बातचीत तो करनी चाहिए। और बस यही रिलेटेड इश्यूज़ हैं, क्योंकि काफ़ी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिटेल्स हैं इन आतंकवादी से रिलेटेड, तो वो पेपर में नहीं पूछी जाएगी। तो अगला जो आर्टिकल है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टैंट्स हमने डिस्कस किया कि स्टैंट होता क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं स्टैंट्स होता क्या है। ये देखिए स्टैंट्स, जैसा हमने कहा कि हार्ट से लेके बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड में ऑक्सीजन होती है, तो उसी वजह से हमारी बॉडी काम करती है। तो ये जो आर्टरीज हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, कई बार बुढ़ापे में फैट वगैरह जमा हो जाता है। तो ये जो स्टैंट्स हैं ये एक काइंड ऑफ मैस होता है, ये मजबूती प्रदान करता है आर्टरीज को। इससे जो फैट है उससे जो ब्लड क्लोट हो जाता है वो ब्लड क्लोट नहीं होगा, और जो हार्ट अटैक आता है वो हार्ट अटैक नहीं आएगा। इस प्रकार से जो डीज होता है इस चीज़ को, जिस हार्ट अटैक आता है इसकी वजह से आर्टरीज कमज़ोर हो जाती है, उस डीज को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डीज। अब जो ये स्टैंट्स होते हैं ये आर्टरीज को मजबूती प्रदान करते हैं, और जो ब्लड क्लोटिंग है नहीं होता, यानी हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। तो दिक्कत क्या है अभी? दिक्कत यह है कि देखिए जो ये स्टैंट को प्रोड्यूस करते हैं, स्टैंट मैन्युफैक्चर या फिर स्टैंट सप्लायर, वो इसका रेट काफ़ी बढ़ा देते हैं कालाबाजारी करके, मतलब जमा कर लेते हैं, और आर्टिफिशियली जो रेट है इसका प्राइस है वो काफ़ी इन्फ्लेट कर देते हैं, जिससे हमारी जो आम जनता है जिनको इस प्रकार के स्टैंट्स की आवश्यकता होती है वो इनसे वंचित रह जाते हैं। वंचित का मतलब उनको काफ़ी एक तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इसको अफोर्ड करने के लिए। तो अब क्या किया, अब सरकार ने क्या किया, इनके प्राइसेस कैप कर दिए। मतलब एक ऐसा डिसीजन लिया सरकार ने कि आप जो ये स्टैंट के रेट हैं एक लेवल के बाद में नहीं बढ़ा सकते, ये कानून बन गया। अब ये किया किसने डिसीजन? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आता है, मतलब हेल्थ इंडस्ट्री में, हेल्थ मिनिस्ट्री में नहीं आता ये। कई बार हमें लगा कि हाँ भाई फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड चीज़ है तो क्या पता ये हेल्थ मिनिस्ट्री में आती होगी, नहीं, ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री में आती है। और किया क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए मार्केट फेल कर गई थी। मार्केट होता क्या है, डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे काम करता है, लेकिन ये तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि देखिए सप्लाई काफ़ी थी लेकिन फिर भी वो स्टॉक करके उस रेट को आर्टिफिशियली बढ़ा रहे थे। और इससे क्या है, काफ़ी दरिद्रता यानी काफ़ी गरीबी आ जाती थी फैमिलीज़ में जिनको हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होते थे, काफ़ी नुकसान उनका उठाना पड़ता था, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं। और इस पूरी इंडस्ट्री में जो डोमिनेंस है वो प्राइवेट, कॉमर्शियल और फॉर प्रॉफिट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की है, यानी गवर्नमेंट है वो काफ़ी कम स्टैंट प्रोड्यूस करती है। तो इसीलिए भी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा, क्योंकि नौबत ऐसी आ गई थी कि वो नहीं मान रहे थे। तो और कुछ दूसरे फैक्ट्स की बात करें तो देखिए 2/3 जो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो इस तरह के ड्रग्स खरीदने में चला जाता है हमारी जनता का। तो इम्पैक्ट क्या होगा इसका? अगर देखिए प्राइसेस को, स्टैंड्स की प्राइसेस को रेगुलेट किया जाएंगे तो ये ज़्यादा एक्सेसिबल होएगा और पेशेंट्स इसको आसानी से खरीद सकेंगे। और यह जिन लोगों के पास में वीक इंश्योरेंस पॉलिसी है, देखिए आज भी काफ़ी हमारी ऐसी जनता है जो इंश्योरेंस का लाभ नहीं उठा पाती। तो ऐसी जनता जो इंश्योरेंस का लाभ नहीं उठा पाती उनके लिए भी आसान हो जाएगा कि इस तरह से, ताकि उनका एक्सपेंडिचर काफ़ी कम हो। और क्योंकि देखिए अगर इंश्योरेंस हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, स्टैंट के प्राइस कितने ही हो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस नहीं होगा तो वो खुद की जेब से भरना पड़ेगा, तो फिर वो काफ़ी दिक्कत होती है, वो नहीं भरा जाता काफ़ी बार। और अनएथिकल प्रैक्टिसेस हॉस्पिटल्स अपनाते हैं इस मामले में, तो उस पर भी रोक लगेगी। अब यहाँ पे देखिए ये स्टैंट का एक और थोड़ी सी डिटेल्स हैं। जैसे स्टैंट तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि हार्ट से बाकी वाले पार्ट्स में ले जाते हैं। ये देखिए ये मैस लगाते हैं आर्टरी के अंदर, ये मैस है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे पूरा मैस लगाते हैं एक। तो देखिए 60 मिलियन हमारे देश में लोग ऐसे हैं जो मधुमेह यानी शुगर से पीड़ित हैं, उनका इलाज होता है तो उनको काफ़ी हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। और हमारी देश में जो नॉर्मल हार्ट अटैक आता है वो 50 तक आता है, और जबकि दूसरे देशों में यह जो एज है वो 10 साल ऊपर है, यानी दूसरे देशों में सामान्य रूप से 60 साल की एज में हार्ट अटैक आता है और हमारे देश में एवरेज रूप से 50 साल में पहला हार्ट अटैक आता है। तो इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि इस प्रकार के जो स्टैंट्स हैं वो आसानी से अवेलेबल करवाए जाएँ जनता को। और वे फॉरवर्ड क्या हैं? देखिए एक प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आई थी 5 साल पहले, उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ में सरकार को कदम उठाने चाहिए। और सरकार अभी जितना खर्च करती है दवाइयों पे,
0.1% ऑफ जीडीपी खर्च करती है। अगर सरकार 0.5% ऑफ जीडीपी दवाइयों पे खर्च करे तो यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम होगा और जो जरूरी दवाइयां हैं वो सभी को पहुंचाई जा सकती हैं। तो इसके लिए सरकार को टू प्रोन्स्ड अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। एक तो सरकार देखे, निगरानी रखे, सभी देखे कि कौन अगर इस तरह की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है, जिस प्रकार से अगर कालाबाजारी हो रही है तो ऐसा ही डिसीजन ले जैसा अभी लिया है। और दूसरा, सरकार जो स्पेंड करती है, जितना खर्चा करती है हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर अपने खर्च को बढ़ाना चाहिए सरकार को। तो ये टू प्रोन्स्ड जो स्ट्रेटजी है वो सरकार को अपनानी चाहिए। और काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज इसी पाथ पर चल रहे हैं और जो ये वेल कंसिडर्ड प्राइस कंट्रोल का जो डिसीजन है सरकार का वो काफ़ी सराहनीय है और एक अच्छी दिशा में यह कदम है। लेकिन अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को भी ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि वो भी एक कार्डियक ट्रीटमेंट्स वो आसानी से उपलब्ध करवाएं जनता को और गरीब जनता को आउट ऑफ एक्सपेंडिचर का बोझ ना पड़े और वो एक तरह से ऐसा ना हो कि वो इसके अभाव में, पैसों के अभाव में वो हेल्थ सर्विसेज का लाभ ना उठा पाएँ। तो इसके अलावा और भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रायोरिटी प्रोग्राम को कंप्लीट करे 5 साल के अंदर अंदर में। तो ये पूरा टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन एथिक्स और ऐसे की दृष्टिकोण से काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है। देखिए, आमतौर पे एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझेंगे। एग्जाम्पल इस आर्टिकल का ही है। देखिए, आमतौर पे जब ट्रैफिक लाइट होती है तो ट्रैफिक लाइट पे अगर कोई रुकता है या फिर नहीं रुकता, 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, समझ गए। मान लीजिए ट्रैफिक लाइट है, ये ट्रैफिक लाइट है और ये रोड है, यहाँ पे रुकना है मान लीजिए। तो देखिए, जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उनके पास में 2 ऑप्शंस होता है। या तो एक्शन लीजिए, एक्शन का मतलब उनको पता है रेड लाइट है तो एक्शन लेना है, ब्रेक दबाए और रुक गए। और वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, उन्हें ये डर लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, उन्हें ये भी डर लग सकता है कि ट्रैफिक पुलिस से चालान कट जाएगा, या फिर उन्हें ये भी डर लगता मूल्यों के कारण, मतलब कि वैल्यूज़ के खिलाफ है इस तरह से कानून तोड़ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शंस 2 होते हैं, या तो वो एक्शन ले कि यहाँ पे रुक गए। दूसरा, कई बार ये होता है कि हम इंडिपेंडेंटली जज करते हैं सिचुएशन को। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये देखते हैं कि ट्रैफिक है क्या नहीं है, पुलिस वाला है क्या नहीं है। अगर ट्रैफिक नहीं है तो कुछ लोग रेड लाइट, दूसरे केस में कह रहा हूँ मैं, पहले केस में तो बस रुक गए, एक्शन ले लिया हमने। दूसरे केस में इंडिपेंडेंटली जज करते हैं सिचुएशन को कि अगर सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है यहाँ से या वहाँ से, तो हम इधर उधर देख के निकल जाते हैं। तो दूसरा केस क्या हुआ, दूसरा केस है ये इंटेंशन यानी इंटरप्रिटेशन वाला। हमने सिचुएशन को जज किया कि हमने सोचा कि देखिए ट्रैफिक को रेगुलेट, यानी रेड लाइट इसीलिए तो होती है ताकि ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा सके, जब ट्रैफिक है ही नहीं तो क्या दिक्कत है, निकल जाते हैं। तो ये दूसरी जो केस है वो इंटरप्रिटेशन का है, सबकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है और उसी के हिसाब से लोग एक्ट करते हैं। अब देखिए, सेम केस को देखिए आप सोसाइटी के नज़रिए से, आइडेंटिटी के नज़रिए से। पहला केस था ट्रैफिक का, अब दूसरे केस को देखिए आइडेंटिटी के नज़रिए से। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी वो सब चीज़ें, हम समाज में रह रहे हैं, हमारी कोई ना कोई आइडेंटिटी है हर चीज़ में। देख लीजिए, सेक्स मेल हो या फीमेल हो, जाति कौन सी है आपकी, धर्म कौन सा है आपका, मतलब ये सर चीज़ वो आइडेंटिटी है, कौन सा कल्चर है, किस प्रकार से। तो अब देखिए, ये सेम चीज़ रिलेट करते हैं ट्रैफिक के केस को आइडेंटिटी से। ये कहते हैं कि देखिए, जो जिस प्रकार से हमारा समाज काम करता है उसी ट्रैफिक की तरह ही ये काम करता है। ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वैसे ही समाज के रूल्स होते हैं और हमें समाज के रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ता है। समाज में काफ़ी सारे रूल्स बने हुए हैं, अच्छे गंदे हर प्रकार के रूल्स हैं। अच्छे रूल्स हैं कि माता पिता का, बड़ों का सम्मान करना है, ये समाज का अच्छा रूल है। कई तरीके समाज में बेकार भी रूल हैं। वुमेन्स का सम्मान नहीं किया जाता, महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, पैट्रियार्की है, ये गलत रूल है समाज का। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रैफिक की तरह समाज के भी रूल्स हैं, वहीं भी 2 एक्शंस हो सकते हैं। या तो पहला तो ये हो सकता है कि एक्शन लीजिए आप। एक्शन का मतलब ये होता है कि जैसा हमने ट्रैफिक में डिस्कस किया था कि रुक जाओ, बस कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक हो या ना हो। तो समाज के रूल्स फॉलो करने में भी एक ऐसा ही एग्जांपल हो सकता है कि बस आप समाज के रूल्स फॉलो कीजिए अंधाधुंध, मत सोचो, आप इंडिपेंडेंटली कुछ जज मत कीजिए। जो समाज कर रहा है आप, यानी जो एक कहावत है ना कि पानी के बहाव के साथ चलना, या फिर वो भी कहावत है कि भेड़ की चाल, मतलब जहाँ भेड़ें चल रही हैं वो सारी भेड़ें एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। जो समाज कर रहा है वो कीजिए। जबकि दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडिपेंडेंटली जज कीजिए पूरी सिचुएशन को कि जो समाज कर रहा है क्या वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, मैं अपने हिसाब से ट्राई करूंगा। आज ऐसा हो रहा है, जो गलत रूल्स हैं उसको लोग तोड़ रहे हैं और जो कि अच्छी चीज़ है। आप महिलाओं की बात कर लीजिए, आज की जो महिलाएं हैं काफ़ी अपने आप में सशक्ति, जो एम्पावरमेंट कहते हैं, काफ़ी उनको एम्पावरमेंट है, वो अपने आप से डिसीजन ले पाने में सक्षम है। यानी जो समाज के जो बेकार रूल्स हैं उनको तोड़ के आज की महिलाएं हैं जो आगे आ रही हैं, यानी इंडिपेंडेंट सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। सेम एग्जाम्पल वही है जो ट्रैफिक का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन 2 उठते हैं। देखिए,
अब मान लीजिए जब ट्रैफिक के एग्जांपल में हमने ये डिस्कस किया था कि आप इंडिपेंडेंटली जज करोगे कि सिचुएशन, अगर ट्रैफिक नहीं है तो आप मूव कर जाओगे, लेकिन सोच के देखिए अगर हर एक बंदा ट्रैफिक में इंडिपेंडेंटली जज करने लगा तो ट्रैफिक जाम लग जाएगा, क्योंकि सबकी अलग अलग सोच है और जाम लग जाएगा वहां पे। और यही होता है समाज में। अब समाज में हर एक बंदा सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा, हर एक बंदा अपनी अपनी सोच के हिसाब से चलेगा, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है ना। हर एक की इतनी अच्छी सोच थोड़ी ना होती है कि हाँ भाई जो गलत काम है उसको इनकार करो। और क्योंकि आज समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सोच आज भी पिछड़ी हुई है, कंजर्वेटिव टाइप की सोच है, जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, तो इससे कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो कहेंगे कि देखो कि बिल्कुल जो समाज की कुरीतियां हैं उनको दूर करो, कुछ लोग कहेंगे कि जो ये समाज की चीज़ है काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है इनको मत तोड़ो। तो कन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे, जैसे ट्रैफिक जाम होगा वैसे ही कन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। अब इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अरे यार ये आज क्या हो गया इसको, एक सेकेंड। हाँ तो अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका। अब ये एग्जाम्पल्स कैसे डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल है, पूरी कंसंट्रेशन लगाना इस पे। ये देखिए अब ये पूरे जो एग्जाम्पल्स हैं, संजय लीला बंसाली पे अटैक हुआ, इशू पे मत जाइए, मतलब अपनी अलग अलग राय हो सकती है सबकी, क्या इन पे अटैक सही था गलत था जो भी था, वो उस इशू पे मत जाइए। कहने का मतलब है ये जो चीज़ें हैं ना, जलीकाटू पे बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, संजय लीला बंसाली जिस प्रकार से पिक्चर बना रहे हैं वो सही है गलत है, उन चीज़ों पे सभी अपने अपने ढंग से सोचते हैं, इसलिए सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहा है। यानी जो आइडेंटिटी है वो तो पर्सनल है ना, जो सोशल रूल्स है, मान लीजिए समाज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी है, जो हम मेल है फीमेल है, और जो ये सारी चीज़ें हैं, कौन से धर्म से है, कौन सी जाति से है, कौन से एथनिसिटी से हैं, वो तो इंडिपेंडेंटली सोचते हैं हम सारे। तो अब यही ये कहते हैं कि देखिए आज जो इंडिपेंडेंट सोचने की जो शक्ति है वो कम हो रही है, हमारी ऑटोनॉमी कम हो रही है। कैसे? फिर दो तीन चीज़ें कहती हैं कि देखिए कि जिस प्रकार से अब सरकार है, सरकार अपनी पॉलिसीज हम पे जनता पे इम्पोज करती है, और नेशनल एंथम को भी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया गया, तो ये तीन चार केस ये बताते हैं कि इससे हमारी जो इंडिपेंडेंटली एक्ट करने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो रही है, और जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिसाइड कर रही हैं कि हमारी आइडेंटिटीज़ होनी क्या चाहिए। अब जैसे तमिल का एग्जाम्पल लीजिए। अब तमिल में क्या हुआ, जलीकाटू को लेके एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट हुई। तो इन जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा, सुंदर नाम है इनका, तो ये कहते हैं कि देखिए कि अब ऐसा पेश किया गया पूरी चीज़ों में कि तमिल कल्चर को बस जलीकाटू से रिलेट कर दिया गया, यानी जो जलीकाटू के पक्ष में है वो तो तमिल के पक्ष में है, और जो जलीकाटू के विरोध में है वो एंटी तमिलियन है। पूरे के पूरे इशू को, जलीकाटू को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया एक आइडेंटिटी से रिलेट करके। और यह आइडेंटिटी क्या है, एक प्रकार से पूरा कैंपेन था, कैसे भी चलाया गया, सोशल मीडिया का यूज़ करके, जैसे भी करके था, एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया कि जो भी इसके अगेंस्ट में है वो तमिल के खिलाफ में है। तो मतलब कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई, समझ गए? मतलब इंडिपेंडेंट कोई सोच ही नहीं पा रहा, बस लोग या तो एक तरफ हैं या दूसरी तरफ हैं। अब और भी एग्जांपल ले लीजिए। अब देखिए ये एग्जांपल काफ़ी सोचने का है। अब मान लीजिए डेमोक्रेसी का कंसेप्ट क्या है। डेमोक्रेसी का तो कंसेप्ट ही है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे देश में है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हमारे देश में 544 कंस्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा के अंदर में, 544 हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र का मतलब क्या है, हम अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और 544 रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे संसद के अंदर में, वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाएंगे और हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाएंगे। जैसे वो बात है लोकतंत्र की, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। अब देखिए जब उनकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, लेकिन जब जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं अगर उनकी इंटेंशंस एम्बिगुअस हैं, संदिग्ध है, तो उनकी इंटेंशंस को सभी लोग अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं और सोसाइटी में फिर से कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। समझ गए? इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं हम देखिए अब सरकार क्या करना चाह रही है। अब मान लीजिए धर्म का यूज होता है इस पॉलिटिक्स में, या फिर जब भी कोई वोटों की बात आती है तो सभी अपने अपने ढंग से वोटर्स को मोबिलाइज करने की बात करते हैं। कोई पार्टी कास्ट से करती है, कोई धर्म से करती है, तो सारे लोग इंटेंशंस उनकी इंटरप्रेट करते हैं अपने अपने हिसाब से कि ये पार्टी हमारे साथ में है, ये पार्टी हमारे साथ में है। तो आपस में कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। और ये क्या बात होती है, जब पॉलिटिकल लीडर्स हमारे एक प्रकार से अच्छी चीज़ में, जब जो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इस पूरी डायरेक्शन में जब पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारे राजनेता हैं एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं दे पाते, तो अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स आते हैं और वही अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स हमारी जो ओपिनियंस है उसको एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं और अपनी ओपिनियंस इंपोज करते हैं। अब इस बात को पूरा जलीकाटू से रिलेट कीजिए। जलीकाटू में क्या हुआ देखिए, जलीकाटू जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, अब बाद में तो शुरू में तो देखिए अपने आप आया था,
लेकिन अब तरीका ये है कि ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। अब जो तरीका है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में वो यही है कि सारी जनता मिलके रिप्रेजेंटेटिव चुने और वो हमारे लिए कानून बनाए। अब इस प्रकार से जल्लीकाटू में ब्लैकमेल करना, तो वो अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा, वो यही कर रहे हैं कि वो अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, उनकी भावनाएं सही हो सकती हैं, जल्लीकाटू के इशू पे नहीं जा रहे हैं हम। बात है ये तरीके की बात है कि असली जनता की जो राय है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है। असली जनता की हमारी जो भावनाएं हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला, या जनता पे जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे वो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, बात तो लोकतंत्र का तो मतलब ही यही है ना। हमारी जो भावनाओं को जो चुने हुए लोग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक कंस्टिट्यूएंसी से चुनकर आया हुआ पर्सन वहां पे बैठा है। तो यही पूरा आर्टिकल है। कहते हैं जब ये संसद के लोग अच्छे से काम नहीं करते तो अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स, जो लोग चुन के नहीं आए हैं, वो अपनी ओपिनियन इंपोज करने लगते हैं जनता पे, और आज वही हो रहा है हमारे देश के अंदर में। तो इस आर्टिकल को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ऐसे में, आर्टिकल में, इवन इंटरव्यू में। अब अगला जो आर्टिकल है वो है हमारा यूके का आर्टिकल है। ये देखिए, यूके में आपको पता है कि रेफरेंडम हुआ, ब्रेग्जिट हुआ। ब्रेग्जिट के बाद में, वो ब्रेग्जिट था किस लिए? वो ब्रेग्जिट था तो इसीलिए कि उनको यूं लगता था कि इंग्लैंड के लोगों को कि काफ़ी अमाउंट में, काफ़ी मैग्नीट्यूड में लोग बाहर से हमारे देश में आ रहे हैं, हमारी जॉब्स जा रही हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसलिए पिछले साल 23 जून को जो ब्रिटेन था यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। अब वहाँ की सरकार ने काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ भी चलाई हुई हैं कि और भी जैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, स्टूडेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं जो बाहर के देशों से आते हैं यूके में पढ़ने के लिए, और इवन जो वीज़ा वगैरह के जो नॉर्म्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाए जाएं। सैलरी की जो लिमिट है वो भी बढ़ाई जाए कि इतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए तभी यूके में एंटर करने दिया जाएगा। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि सभी देशों से जो माइग्रेंट्स आते हैं, खास करके जो यूरोप के दूसरे, ईस्टर्न यूरोप भी काफ़ी मतलब अमीर में नहीं आता। यूरोप के दो पार्ट है ना, वेस्टर्न यूरोप में ये आते हैं, मान लो ये सारे जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये थोड़े अमीर टाइप में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं। लेकिन जो ईस्टर्न यूरोप है, वो बोस्निया, कोसावो, ये सारे जो हैं, ये इतने अमीर में नहीं आते। ये भी काम करने के लिए यूके में जाते हैं, हमारे टाइप ही हैं ये, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान लीजिए। इंडिया के लोग भी काफ़ी जाते हैं यूके में। तो इन सब के लिए दिक्कतें पैदा हो गई हैं। तो एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया यूके के अंदर में। ये प्रोटेस्ट किस लिए था? एक दिन के लिए सभी इमिग्रेंट्स ने यूके के अंदर में काम से ऑफ लिया। वो यह दिखाना चाहते थे कि कितना इमिग्रेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं यूके की इकोनॉमी में। अगर इमिग्रेंट्स सब ने काम करना बंद कर दिया यूके के अंदर में तो कितना लॉस होगा यूके को। तो उस तरह के लिए एक दिन का ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसकी टाइमिंग ऐसे थी कि यूएस में भी आपको पता है ट्रंप जिस प्रकार की पॉलिसीज अपना रहे हैं, वहाँ पे भी इमिग्रेंट्स के खिलाफ में काफ़ी एक तरह से नफरत का माहौल है। तो वहाँ पे भी एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये देखिए, जो बेसिक डेटा है वही है। 23 जून को रेफरेंडम हुआ था और उससे पहले भी एंटी इमिग्रेंट्स की भावनाएं तो थी ही, सेंटिमेंट्स तो थे ही, लेकिन 23 जून के ब्रेग्जिट ने उसको काफ़ी पुष्ट कर दिया। और यूएन सिटीजन के साथ साथ जो बाकी के जो इमिग्रेंट्स हैं, जैसे इंडिया की कम्युनिटी हैं, उन पे भी काफ़ी वर्बल अटैक होता है, उनको भी काफ़ी अब अच्छे से नहीं ट्रीट किया जाता। मतलब इस बात को पूरा एक्सट्रीम स्टेटमेंट मत लीजिए, मतलब कई जगह तो ऐसी ऑफकोर्स यूएस में, यूके में होगी जहाँ अच्छा भी ट्रीट किया जाता होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि पहले से, जब से ये ब्रेग्जिट हुआ है, तब से इन कम्युनिटीज़ के खिलाफ में एक तरह से जो सेंटिमेंट्स हैं काफ़ी ग्रेव हैं, काफ़ी सीरियस हैं। दूसरा, फिर ये कहते हैं कि इसलिए ये प्रोटेस्ट था। एक डेटा के हिसाब से, एक रिपोर्ट के हिसाब से 4% जो है उनकी जीडीपी है उसको लॉस पहुंचेगा अगर माइग्रेंट्स ने एक दिन के लिए काम करना छोड़ दिया। मतलब ये तो ज़्यादा ही बड़ी स्टेटमेंट हो गई। एक दिन काम नहीं करेंगे तो ऐसे कि जीडीपी को, डेली जीडीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है। अगर देखिए, वो कह रहे हैं कि एक दिन के अगर माइग्रेंट्स हैं वो काम नहीं करेंगे तो वो 4% उनकी एक दिन की जो जीडीपी है उसका लॉस हो जाएगा, जो कि होएगा 328 पाउंड। ये हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, यूरो है क्या पाउंड है। चलिए अब चलते हैं आगे। ये क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि देखिए, जो डिबेट है वो अभी भी चल रही है कि जो रेफरेंडम हुआ था, गवर्नमेंट कहती है कि जो रेफरेंडम था वो था ही इसलिए कि इमिग्रेंट्स पर रोक लगाई जाए। तो अब इसलिए चाहे इनको इकोनॉमिकल लॉस हो यूके वालों को, वो फिर भी इस तरह की पॉलिसीज अपनाएंगे और इमिग्रेंट्स की पॉलिसीज को ज़्यादा सख्त करेंगे, ताकि उनको लगता है कि कोई बात नहीं, इकोनॉमिकल लॉस होए तो होए। लेकिन रेफरेंडम में लोगों ने तो यही कहा था ना कि जो पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स है, यानी जो लोग कहते हैं, चाहे सही कहते हैं वो गलत कहते हैं, आप वो कर दीजिए। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप इसे कह सकते हैं। तो और भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। जैसे इन्होंने अभी से प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया कि यूके में 2025 तक ये सेल्फ सफिशिएंट डॉक्टर्स इनके पास में होने चाहिए।
और जो बातें हमने डिस्कस करी, स्टूडेंट वीज़ा रिजीम को डिफ़िकल्ट बना रहे हैं और सिंगल मार्केट एक्सेस को भी खोने को तैयार हैं ये पूरे इस चीज़ में। अब एक होलिस्टिक पिक्चर की बात करें तो देखिए, अप्रेजल की बात करें तो काफ़ी इनको फ़ायदा होता है जो माइग्रेंट्स होते हैं उनसे। और प्रोटेस्ट किस प्रकार से हुआ, पूरे देश में क्या चल रहा है, तो इस प्रोटेस्ट जो एक दिन का प्रोटेस्ट किया गया माइग्रेंट्स के द्वारा यूके में, कई जगह पे रैली ऑर्गेनाइज की गई, कई जगह पे ह्यूमन चेन बनाई गई, कई लोगों ने कल्चरल इम्पैक्ट भी डिस्कस किया और इसको हाईलाइट किया कि कितना कल्चरल इम्पैक्ट है माइग्रेंट्स का एक कल्चर बनाने में लंदन या फिर यूके का। और माइग्रेंट लिटरेचर पर पूरा फोकस किया गया इस एक दिन के प्रोटेस्ट में। इवन यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी एक पूरे इस तरह के जो रिसर्च है उसको हाईलाइट किया और उन्होंने भी हाईलाइट किया कि किस प्रकार से रोल निभाया है माइग्रेंट्स ने वहाँ पे। तो लास्ट में यही आता है कि यूएस में भी इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ। और मतलब बात यह है कि देखिए अब सभी देशों में ऐसा होने लगा है, यूरोप के काफ़ी देशों में ऐसा माइग्रेंट्स के खिलाफ में जो नफरत है वो पनपने लगी है। तो आने वाले दिनों में जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। देखिए बात क्या है, इस आर्टिकल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल में देखिए एक तरफ में, इन आर्टिकल्स में सिर्फ हिंदू है ना, हिंदू एक तरफ का व्यू डिस्कस करता है, मतलब हिंदू अपना काम करता है, मैं हिंदू को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि हिंदू में ज़्यादातर जो आर्टिकल्स आते हैं वो लेफ्ट बेस्ड आते हैं। अब इसके दूसरी साइड का भी अपना पक्ष है, दूसरी साइड का पक्ष आप अगर हमारे देश की बात मान लीजिए या फिर किसी और देश की भी बात मान लीजिए, एक तरफ अगर ह्यूमैनिटी है तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी भी है, दूसरी तरफ रिसोर्सेज भी हैं। अब हमारे देश में, अब आपको नहीं लगता, क्या लगता है कि नहीं लगता, मतलब दोनों तरफ के पॉइंट्स हमें लिखने हैं कि क्या पहली जो प्रायोरिटी है वो अपने देश के लोगों को दी जाए या फिर बाहर के देश के लोगों को दी जाए। बाहर के देश के लोग भी आपकी जॉब्स लेंगे ही ना, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं लेंगे लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो लेंगे अगर आएंगे तो लोग। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो डेफिनेटली वो नहीं जॉब उनको मिल सकती। यही देखिए आज हमारे देश में तो लोग स्टेट्स के नाम पे भी लड़ जाते हैं कि बाहर के स्टेट का लोग आके हमारे स्टेट में जॉब ले रहे हैं। तो कैसे बाहर के देश के लोग अगर आज हमारे देश में आएंगे तो एक लेवल के बाद में, मतलब सम पीपल, एक व्यू ये हो सकता है कि वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि पहले हमारे देश की खुद की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। ये दूसरे टाइप का व्यू भी लिखना चाहिए हर जगह पे, तब जाके हमारा आंसर कंप्लीट होता है। हमारी पर्सनल राय क्या है, हम क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता, हमारा आंसर है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो दोनों पक्ष के पॉइंट होने चाहिए। जैसे इसमें थे, इसमें काफ़ी हमें एक साइड के पॉइंट्स मिले कि माइग्रेंट्स हैं वो कल्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो माइग्रेंट्स हैं वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, कॉस्मोपॉलिटियन जो कल्चर है उसको प्रमोट करते हैं। और दूसरे साइड के पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं और रिसोर्सेज का क्रंच हो सकता है। तो हमें दोनों साइड के पॉइंट्स का पता होना चाहिए। अगला जो आर्टिकल है वो है इकोनॉमिक्स टाइम्स का। इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है QR कोड से रिलेटेड। ये देखिए ये कोड होता है, अभी तो आप सबको तो पता ही होगा। ये कोड पेटीएम से हम पेमेंट करते हैं और इवन जो मॉल वगैरह में जाते हैं तो पीछे से वो स्कैन करके भी होता क्या है। ये QR कोड देखिए, ये होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, एक तरह से ट्रेडमार्क होता है। और पहले ये आते थे, पहले बार कोड होता था, ऐसे लाइनें नहीं होती थी, आपने देखा हो तो पहले इसको कहते थे बार कोड। आजकल ये बार कोड आना बंद हो गया, आजकल आता है हर जगह QR कोड आता है। ये QR कोड अपने आप में इनको स्कैन किया जाए तो एक इन्फॉर्मेशन समेटा होता है। इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके की हो सकती है, ये इस फॉर्म में होती है, न्यूमेरिक फॉर्म में, और ये अल्फ़ा वाली फॉर्म में यानी अल्फ़ाबेट वाली फॉर्म में, बाइट की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, इन सभी फॉर्म में होती है। कोई भी डेटा हो सकता है इसमें, कोई URL हो सकता है, मान लीजिए ये, इसको आप स्कैन करोगे तो स्कैन करने के बाद में आपको ले जाएंगे onlyis.com पे, या फिर इसको स्कैन करोगे तो आप किसी का नंबर आ जाएगा पेटीएम में, उस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो। तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। अब ये QR कोड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए नेशनल पेमेंट जो कॉरपोरेशन है हमारी, उन्होंने एक भारत QR कोड ये लॉन्च किया है ताकि कैशलेस की जो हमारा पूरा ये सिस्टम चल रहा है उसको आगे बढ़ाया जा सके और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। जैसे पेटीएम में तो हम करने ही लगे हैं देखिए अब, लेकिन ये सरकारी काइंड का है ना। पेटीएम में तो हम क्या करते हैं, अपने बैंकों से पैसा डलवाते हैं पेटीएम के अंदर में, वो हमारा एक वॉलेट है। अब ये भारत QR क्या करेगा, ये तो बैंकों से ही कनेक्टेड होगा। यानी मान लीजिए ये जो QR कोड है ये बैंक, हमारे ICICI बैंक या फिर जो HDFC बैंक, जहाँ पे भी हमारा अकाउंट है वहाँ से कनेक्टेड होगा। और जिसको भी हमें पेमेंट करनी है हम सीधा पेमेंट कर देंगे, सीधा हम पैसे कट जाएंगे हमारे अकाउंट से। और जबकि पेटीएम में तो अब ऐसा होता है कि पहले आप अपने बैंक से पैसा डालो पेटीएम के अंदर में, फिर आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हो इस कोड का यूज़ करके, QR कोड का यूज़ करके। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये कहते हैं कि देखिए काफ़ी कॉस्ट सेविंग होगी। पहले तो कार्ड स्वाइप करने पड़ते थे हर जगह पे, और मर्चेंट्स को भी फ़ायदा होगा इससे क्योंकि प्रोसीजर है वो आसान हो जाएगा। और ये सब एक साथ मिलकर इन्होंने ये भारत QR कोड लॉन्च किया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस,
ये सब साथ आए हैं। ये थर्ड पार्टीज़ हैं, ये जो भी होती है ना, ये वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये एक सिक्योर ट्रांजेक्शन्स वो करवाते हैं, इंश्योर करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कार्ड है HDFC बैंक का, मैं पेमेंट करनी है मुझे किसी पोस्ट मशीन में या फिर कहीं भी किसी दूसरे, कुछ भी, मान लीजिए आधार कार्ड उसका सिस्टम है या फिर किसी दूसरे को कार्ड स्वाइप करवाना है, उसका खाता किसी और बैंक में है, तो इन सब चीज़ों को ये इंश्योर करते हैं वीज़ा। इनका काम यूं है कि हमें थोड़ा बहुत कमीशन दे दीजिए, बिल्कुल पॉइंटों में, परसेंट में, हम आपकी ट्रांजैक्शन है वो करवा देंगे। इनका काम ये होता है वीज़ा वालों का, मास्टर कार्ड वालों का। और इसमें देखिए अब कस्टमर सही से यूज़ करेंगे ज़्यादा, तो ये है जो इंटरऑपरेबिलिटी है। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है? देखिए चीज़ें ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, बहुत सारा अब डिजिटली चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब पेटीएम, भारत QR कोड और कई सारे जो बैंक के खाते हो गए, तो आपस में ना एक सिस्टम स्मूथ होना चाहिए। तो उसको मनाने के लिए इस चीज़ को कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं ICICI बैंक में मेरा अकाउंट है, तो भारत QR कोड का जो मैं अगर ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ उसका पैसा जाएगा HDFC के अंदर में, तो पूरा सिस्टम स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत टाइम लग रहा है या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, फिर काफ़ी जो दिक्कतें हैं वो पैदा हो जाती हैं। जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये जो पैसा खाते हैं बीच में वीज़ा वाले, मास्टर कार्ड कमीशन खाते हैं, तो उसमें भी कमी आएगी। और जो बैंक वाले भी लेते हैं ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट हैं वो भी कम कर देंगे अपने। फिर बात आती है कि देखिए जो QR कोड है ये इनोवेटिव है, कंसेप्चुअली सिंपल है, और कस्टमर्स सबके पास में, कस्टमर्स आजकल के पास में स्मार्टफोन भी है, इंटरनेट कनेक्शन भी है, और इसलिए टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा आजकल डिपेंड होने लगी है चीज़ें। इसलिए साइबर सिक्योरिटी की तरफ में भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। मालवेयर अटैक हुए थे, आपको याद होगा, हमारे 32 लाख डेबिट कार्ड्स के डेटा को चुरा लिया गया था, काफ़ी चिंता की बात है। तो अभी भी वही चीज़ होनी चाहिए कि मतलब गवर्नमेंट है कि पूरा ध्यान दे इन चीज़ों पे, और जो बैंक्स हैं उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार जो ट्रस्ट है ना वो ख़त्म हो गया कस्टमर्स का, तो वो ट्रस्ट वापस नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस अभी उठते हैं कि जैसे कि क्या मालवेयर है, जो ये मालवेयर होते हैं, मतलब एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है मालवेयर। मालवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर की आड़ में आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं। तो किस प्रकार से जो आज डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स की जो डिटेल्स हैं, क्या कोई रिप्लिकेट कर सकता है? तो इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या जो टेलीकॉम सेक्टर्स हैं, टेलीकॉम जो नेटवर्क्स हैं, जिससे हम मान लीजिए मोबाइल की सहायता से अब हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन तो मोबाइल का ही होगा ना, जो सर्विस प्रोवाइडर है मान लीजिए एयरटेल, वोडाफोन, तो क्या वो ससेप्टेबल हैं? क्या उन पर जासूसी हो सकती है? क्योंकि उन पर जासूसी हो गई तो हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कोई चुरा लेगा। और बैंक्स के पास में भी फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए कि वो जो डेटा है उनके पास में उसको प्रोटेक्ट कर सकें, और इसके लिए उनको सफिशिएंट रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक्वायर करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो अपना स्टाफ है उनको भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है कि वो ना सिर्फ अच्छे से पूरे सिस्टम को चला सकें बल्कि कस्टमर्स को भी एजुकेट कर सकें। और आज देखिए, मानते हैं लेकिन कुछ एरिया तो ऐसे भी हैं, मानते हैं कि आज स्मार्टफोन्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे स्मार्टफोन्स उपलब्ध नहीं हैं, और इवन जो डेटा है वो भी दिक्कत आती है। मतलब रिलायंस जियो ने हालांकि काफ़ी कुछ फ्री कर दिया है, लेकिन फिर भी गांव में और इन सब में आज भी जो है कनेक्टिविटी यानी डेटा की दिक्कत आती है। तो ये सब चीज़ें थी। अच्छा आर्टिकल था ये भी। फ़ायदा क्या होगा और नुकसान तो है नहीं इस आर्टिकल्स के, लेकिन कॉजन है, सावधानियाँ कहाँ कहाँ बरतनी हैं वो इस आर्टिकल्स में दी गई हैं। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।